अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तिल की उन्नत किस्में और खेती पर तकनीकी सलाह। अरहर की फसल लगाएं, अच्छा लाभ कमाएं। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम चल रहा है। ऐसे में जब किसान खेतों में तिल की बोनी करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो इसके लिए आप तिल की कौन कौन सी किस्मों की बोनी करें और बुआई के समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश प्रसाद यादव। सबसे पहले तो हम लोग ये मानते हैं कि तिलहनी फसलों में हेल्थ बेनिफिट के दृष्टिकोण से तिल का फसल यानी तिल का तेल बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि ये गर्मी में बर्दाश्त करने की बहुत बड़ी क्षमता है इसको, यानी गर्मी गर्मा में भी ले सकते हैं। और एक खरीफ सीजन जो अभी शुरू हो चुका है, इसमें भी हम लोग इसकी बुआई करेंगे। इसका उचित समय बुआई का होता है। जब भी खेत की तैयारी करें तो इसमें अवश्य ध्यान दें कि उसमें सैंडी लोम सॉइल हो, यानी उसमें थोड़ा बालू 50% और लोम थोड़ा सा उपजाऊ मिट्टी भी होना चाहिए, हल्की मिट्टी भी होना चाहिए। बंजरी मिट्टी पर ये नहीं होगा, इसीलिए सैंडी लोम सॉइल जो है मिट्टी है उसमें इसका खेती करने से फायदे होगा, उपज बढ़ेगी। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। अब अगर हम बात करते हैं कि उसका उन्नत प्रभेद, तो उन्नत प्रभेद में कांके सफ़ेद जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से एक ये वैरायटी उन्नत किस्म है। उसके अलावा शेखर है, कृष्णा है और बाहर का किस्म जो है वो भी इस जलवायु के लिए जो अनुकूल है, जो हमारे यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है, वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे किसान भाइयों से, बीज उपचार में कार्बेंडाजिम 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से करते हैं उपचार, और जब जिस दिन लगाना हो उससे 1 या 2 घंटा पहले बीज उपचार करें, न कि 1-2 दिन पूर्व। इसीलिए ये बहुत खास ध्यान देने का है। उर्वरक जो लगता है इसमें 3 तरह का
यूरिया, डीएपी यानी नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास। तो इसका उचित मात्रा जो है 40-20-20 यानी एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो है 40-20-20 केजी पर हेक्टेयर के दर से इसमें डाला जाता है। कि अगर यूरिया डालना है तो 52 केजी प्रति हेक्टेयर, 88 केजी प्रति हेक्टेयर डीएपी एंड 32 केजी प्रति हेक्टेयर एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से उसका उपयोग करें। सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास की पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करना चाहिए। शेष यूरिया की आधी मात्रा का प्रयोग बुआई के 25 से 30 दिन बाद फसल में उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। किसान भाइयों, तिल की बुआई 2 तरीकों से करते हैं। पहली है कतारों में बुआई और दूसरी है छिड़काव विधि। तो छिड़काव विधि से बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 5 से 6 किलो बीज की जरूरत होती है, जबकि लाइन में बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। इसमें एक पहल है ध्यान में रखने का कि पानी जल जमाव नहीं हो। इसके लिए खेत की तैयारी इस तरह से करें कि उसमें जल जमाव नहीं हो। इसके लिए हम लोग खेत तैयारी जो करते हैं सामान्य तरीके से, इसमें अगर थोड़ा ऊंचा बेड यानी रीज बना के उस पर बुआई करें तो ये बीज जो सड़ने की जो बात आएगी वो बीज नहीं सड़ेगा और अंकुरन भी अच्छा होगा। अगर छिड़काव से करते हैं तो कहीं बीज ज़्यादा गिर जाएगा, कहीं कम गिर जाएगा, उचित स्पेसिंग नहीं होगा, पौधा से पौधा की दूरी घट बढ़ जाएगी, तो उपज में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब भी इसकी बुआई करें तो लाइन में करें। उचित दूरी है 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति, जिसमें शाखा नहीं है, और जिस किस्म में शाखा निकलता है उसको 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति पर बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, तिल की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण करना जरूरी होता है, इसलिए बोनी के 15 से 20 दिन पश्चात पहले निंदाई करें और इसी समय आवश्यकता से अधिक पौधों को निकालना चाहिए। निंदा की तीव्रता को देखते हुए दूसरी निंदाई आवश्यकता होने पर बोनी के 30 से 35 दिन बाद तो उर्वरकों का खड़ी फसल में छिड़काव करने के पूर्व करना चाहिए। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि तिल की खेती अभी से अगर लगाना चाह रहे हैं तो इसका समय उचित आ गया है, उसमें अविलंब शुरुआत करें। ध्यान रहे कि जिस दिन बारिश हो उस दिन नहीं लगावें, जिस दिन सूखा मौसम रहे, धूप रहे, उस दिन ज़रूर लगावें। उससे आपकी फसल के जर्मिनेशन में, अंकुरन में कोई दिक्कत नहीं होगी, फसल अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है, और यदि किसान भाई इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो अधिक उपज ले सकते हैं। तो अरहर की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्में कौन सी हैं और इसकी वैज्ञानिक तरीके से बुआई किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा से। किसान भाइयों, आज हम आपके सामने अरहर फसल की चर्चा करेंगे, जो कि खरीफ ऋतु की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है और हमारे यहाँ बच्चे, बड़े बूढ़े दाल चावल के रूप में बहुत अच्छे पसंद करते हैं।
तो भारत में इसका काफ़ी योगदान है, दलहनी फसल के रूप में इसका काफ़ी योगदान है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इसका हम अच्छे से प्रबंधन, बोनी प्रबंधन अच्छे से करके हम कितना इसका लाभ इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे किसी भी फसल का उत्पादन लेने के लिए किसान भाई महत्वपूर्ण बात आती है किस्मों का चयन। तो हमारे यहाँ पर अरहर की बहुत सारी मध्यम और जल्दी और देर से पकने वाली कई वैरायटियां हैं जो किसान अपने उपलब्धता के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कुछ वैरायटियों के बारे में जो बहुत अच्छी वैरायटी हैं जिनका उत्पादन बहुत अच्छा है, जैसे कि उपास 120, ICPL 87, ICPL 88, 63, आशा, JKM 189 और राजेश्वरी और विजया और ग्वालियर 2 एक ऋचा वैरायटी। किसान भाइयों, अरहर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि का चयन करना जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अरहर की खेती के लिए समुचित जल निकासी वाली मध्य से भारी काली भूमि जिसका पीएच मान 7.0 से 8.5 का हो उत्तम मानी जाती है। इसके बाद खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। इसके बाद किसान भाई आप अरहर में जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो भी आप 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं, जिससे आपकी मिट्टी की जैविक और भौतिक अवस्था दोनों अच्छी होंगी और आपकी सॉइल का टेक्सचर और स्ट्रक्चर दोनों सही होगा। यदि हम इसमें फर्टिलाइजर डोज की बात करें अरहर में तो हमारा 20 और 60-20 के हिसाब से हम इसमें NPK का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारी अनुशासित मात्रा है और रिकमेंडेशन डोज है अरहर के लिए, तो हमें इसको उसका उपयोग इसमें करना चाहिए। उर्वरक आप जो अंतिम जुताई करते हैं तो उस समय हम ये उर्वरक इसमें पूरे आधार उर्वरक के रूप में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने अरहर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं अरहर बुआई की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। जल्दी पकने वाली जातियों का 20 से 25 किलोग्राम एवं मध्य पकने वाली जातियों का 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। बीज की मात्रा की बात हो गई, फिर इसके बाद आती है बीज का उपचार। FIR एक शब्द है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं। तो फंजीसाइड में हम इसमें वीटावैक्स जो होता है उस 2 जो ग्राम मात्रा है उसको प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसका उपचार करिए। दूसरी बात आती है आपकी इंसेक्टिसाइड की। थायोमिथाएग्जाम की 2 ग्राम मात्रा प्रति केजी के हिसाब से आप यदि इसमें उपचारित करते हैं सीड को तो आपका जो इंसेक्ट का जो रोग है वो आपके कम आते हैं, है ना। उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लगावें। किसान भाइयों, अरहर की बोनी वर्षा प्रारंभ होने के साथ ही कर देनी चाहिए। इसके अलावा जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बोनी करना अच्छा होता है। अरहर की बुआई हमेशा कतारों में करनी चाहिए, जिसमें शीघ्र पकने वाली जातियों के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और मध्यम देर से पकने वाली जातियों के लिए 70 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कम अवधि की प्रजातियों के लिए पौधे से पौधे का अंतराल 15 से 20 सेंटीमीटर और मध्यम देर से पकने वाली जातियों के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी रखते हुए अरहर के बीजों की बुआई करें। अब किसान भाई आती है इसकी पानी की व्यवस्था। तो चूंकि खरीफ की फसल है, सिंचाई का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन यदि फिर भी बारिश नहीं होती है, बीच में ड्राई स्पेल आ जाता है, तो आप इसके लिए हल्की सिंचाई कर सकते हैं। खेत की दशा देखकर आप सिंचाई कर सकते हैं। यदि पानी बहुत ज़्यादा बरस जाता है तो इसमें जल निकास की बहुत आवश्यकता होती है
और इसको आप सही समय पर जल निकास करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि जल निकास नहीं किया तो इसमें जड़ गलन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब किसान भाइयों, इसमें देखा होगा आपने खरपतवार जो हैं वो हमारी मुख्य फसल को कम से कम 40%, यदि आपने खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया तो 40% आपकी जो मुख्य फसल का उत्पादन है वो कम हो जाएगा। तो आप 30 से 35 दिन बाद इसकी हाथ से गुड़ाई कर सकते हैं, निदाई गुड़ाई कर सकते हैं। लेबर यदि आपके पास उपलब्ध है, और निदाई गुड़ाई बहुत अति आवश्यक होती है। पहली निदाई गुड़ाई तो करना ही चाहिए, जिससे क्या है कि जो अपनी जड़ों पर थोड़ी हल्की मिट्टी भी चढ़ जाती है और जड़ें थोड़ी सी खुल जाती हैं, बंद हो जाती हैं। मेरे द्वारा बताए गए जो बिंदु हैं, यदि आप उन पर ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही तौर पर आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा और काफ़ी आपको आर्थिक लाभ होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आप मुर्गी पालन से जुड़े हैं और कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको मुर्गियों के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इनके आहार में बरती गई लापरवाही के कारण मुर्गियों की बढ़वार प्रभावित होती है, जिससे अंडा और मांस उत्पादन कम होता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए मुर्गियों का आहार प्रबंधन कैसे करें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद से। आज हम मुर्गियों में ख़ास तौर से संतुलित आहार की बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि संतुलित आहार है क्या। संतुलित आहार इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हर जीव जंतु को एक संतुलन के लिए एक उम्र के हिसाब से, जैसे कोई बच्चा है तो उसे प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, कोई बड़ा है तो उसे कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी प्रकार से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीन चीज़ हमारे भोजन में उपलब्ध होता है और उसे हम उसी हिसाब से देते हैं। कि अगर आप अंडे देने वाली मुर्गियां रख रहे हैं तो उसमें 3 प्रकार का दाना दिया जाता है। पहला स्टार्टर, जो कि 2 महीने तक दिया जाता है। दूसरा दाना जो होता है वो बढ़वारी दाना कहा जाता है, यानी कि ग्रोअर। तो ग्रोअर दाना कहते हैं, जिससे कि मुर्गियों का शरीर का बनावट बढ़वार उससे होता है, और ये हम कम से कम 9वें सप्ताह से लेकर 19 सप्ताह तक देते हैं। तीसरा प्रकार का जो दाना होगा वो है लेयर दाना। तो लेयर दाना में क्या है कि अब मुर्गियां 20 सप्ताह के बाद अंडे देना प्रारंभ करती हैं, तो उसके दाने में हमें कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अंडे का छिलका जो बना होता है वो कैल्शियम का बना होता है। तो हमें इस प्रकार के एक संतुलित आहार बनाने की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला है चिक राशन। इस राशन को बनाने के लिए मक्का 50 किलोग्राम, सोयाबीन मील 16 किलोग्राम, खली 13 किलोग्राम, मछली का चूरा 10 किलोग्राम, राइस पोलिश 8 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और
नमक आधा किलोग्राम मिलाकर बनाते हैं। दूसरा राशन है ग्रोवर या वर्धक राशन। इस राशन को बनाने के लिए मक्का 45 किलोग्राम, सोयाबीन मील 15 किलोग्राम, खली 12 किलोग्राम, मछली का चूरा 7 किलोग्राम, राइस पॉलिश 18 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और नमक आधा किलोग्राम मिलाकर बनाते हैं। तीसरा है लेयर राशन। यह 20 से लेकर आगे के सप्ताह तक दिया जाता है। इसे बनाने के लिए मक्का 48 किलोग्राम, सोयाबीन मील 15 किलोग्राम, खली 14 किलोग्राम, मछली चूरा 8 किलोग्राम, राइस पॉलिश 11 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 3 किलोग्राम और नमक आधा किलो मिला करके बनाते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, इस तरह आप आहार का मिश्रण स्वयं घर में तैयार कर सकते हैं। और अगर ब्रॉयलर मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो उसमें 2 तरीके का दाने की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर जगह पर अभी जैसे ब्रॉयलर पालन हो रहा है तो वहाँ संतुलित आहार देने के लिए तो स्टार्टर और फिनिशर 2 तरह की बात हमने कहा। तो आजकल बाज़ार में जो रेडीमेड दाना खिला रहे होंगे उनके पास प्री स्टार्टर करके भी आता है। तो स्टार्टर दाना या प्री स्टार्टर दाना जो चूज़ों को देते हैं तो इससे क्या होता है कि इससे बढ़वाड़ी बढ़ती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए ये यहाँ पर इस तरीके का दाना देने की ज़रूरत है। और आप 3 सप्ताह तक इसे देने के बाद आप चौथे सप्ताह से आप फिनिशर दाना देने लगते हैं। तो फिनिशर दाना में क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा कम होती है और एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसी प्रकार से इनका निर्धारण किया जाता है। मुर्गियों के लिए दिन के 24 घंटे पानी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके दरबे में और मैदान में 2 से 3 स्थानों पर पानी पीने के लिए स्थिर बर्तन रख सकते हैं। मुर्गियों को हमेशा स्वच्छ और ताजा पानी पिलाएं ताकि मुर्गियों की बढ़वार ठीक से हो सके। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची के प्रमोद कुमार ने। आपने पशुओं में पेट से संबंधित समस्याएं और उसकी रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पोषक तत्वों के कारण हरे चारे को सर्वोत्तम पशु आहार माना जाता है। वर्तमान में व्यावसायिक फसलों का रकबा बढ़ने से हरा चारा कम होने लगा है। चारे की फसलों में बुआई के बाद पानी की कमी से वृद्धि रुक जाती है और चारा मुरझाकर सूखने लगता है। अविकसित और मुरझाए हुए चारे में जहरीले तत्व होते हैं। खासकर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के चारे में इस प्रकार की विषाक्तता पाई जाती है। इससे पशुओं में आहार विषाक्तता बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत जल भराव वाले क्षेत्रों में चारा कई प्रकार से दूषित होता है, जिनमें परजीवियों से और अधिक नमी के कारण रखा हुआ चारा या दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में आफरा की समस्याएं होने लगती है। कभी कभी जो है बरसात के मौसम में चूँकि बरसाती चारे जो पानी में डूबा हुआ रहता है, चूँकि 100% जो है चूँकि उसमें कीड़ा जो होता है बरसात के पानी में जो तैरता है कीड़ा, जिसको अभी चूँकि हम लोग का जो बाढ़ग्रस्त इलाका है जिसमें लीवर फ्लू का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उसका अंडा जो है सो वो एक घोंगा जो होता है बरसात के समय निकलता है, उसका इंटरमीडिएट होस्ट है। और वो घोंगा जो अंडा छोड़ता है तो वो घास के पत्ते पर जमा हो जाता है। वही घास किसान बंधु काट के खिलाते हैं, वो पनपता है और वो मवेशी के अंदर चला जाता है। वहाँ से वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करके सेकेंडरी सिम्टम देता है और वही एक कारण है मवेशी के बीमार होने का। या जो गांव घर में जो है भूसा रखते हैं या धान की लेवारी रखते हैं, तो उस केस में होता क्या है उसमें फंगल ग्रोथ ज़्यादा होता है। धूप नहीं लगने के कारण जो है सो वही चारा जो है सो किसान बंधु अपने मवेशी को खिलाते हैं और वो भी एक फर्मेंटेशन का काम करता है और गैस बनाता है।
और चूंकि गैस का एक अपना बायंसी प्रेशर होता है, उस केस में भी जो है सो पेशाब पैखाना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यूरिया उपचारित चारे के अधिक सेवन से भी पशु बीमार हो सकते हैं। इसलिए एक निश्चित मात्रा में ही यूरिया उपचारित का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो इन सभी के कारण पशुओं को काफी तकलीफ होती है। पशु बेचैन रहता है, उसके मुंह से लार निकलती है, पशु खाना पीना बंद या कम कर देता है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, पेट में अधिक गैस बनने लगती है, पशु को पतले दस्त होने लगते हैं या इसके विपरीत पशु गोबर नहीं कर पाता और कभी कभी तो इन सभी कारणों से पशुओं की मौत भी हो जाती है। दूसरे हम लोग की एक सलाह है कि बरसात के मौसम में हो सके तो चारा जो है, जो डूबा हुआ बरसाती चारा है, उसको ना खिलावें। जो चारा मॉइस्चर युक्त है, जिसमें फंगल ग्रोथ है, उसको जो है सो ना खिलावें। उसमें से थोड़ा सा क्या कहते हैं कि धूप निकलने के बाद उसको झाड़ के थोड़ा सा यूरिया का उपचार करते हुए उसको खिलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ खाना खिलाइएगा तभी हमारी मवेशी स्वस्थ रह सकती है। पशुओं में खाद्य जन्य विषाक्तता से बचाने के लिए पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए ना ले जाएं। खासकर बरसात के दिनों में पशुओं को हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ करके खिलाएं। सूखा आहार, दाना या चारा साफ स्थान पर रखें। पशुओं को आहार देने से पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है। पशुओं को समय समय पर कृमिनाशक दवा दें। यूरिया उपचारित चारे का अधिक प्रयोग पशु के आहार में ना करें। अगर चारे में यूरिया विषाक्त हो गई तो पशु को सबसे पहले 25 से 30 लीटर स्वच्छ पानी पिलाएं। पानी में थोड़ा गुड़ व शीरा मिला दें। साथ ही 100 से 200 मिलीलीटर एसिटिक एसिड सिरका 2 से 5 लीटर पानी में मिलाकर पशु को पिलाएं। पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पीने को दें। रोगी पशु को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसी भी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। बढ़ने पर होता क्या है, जैसे इस मवेशी के बारे में ही हम लोग देख रहे हैं कि अगर सबसे पहला हम लोग का ये था कि पेट में गैस है, तो गैस जो है चूंकि यूरिनल गैस है, तो उस गैस को हम लोग, चूंकि ये गैस आगे की तरफ प्रेशर डालेगा तो वो लंग्स पे ही प्रेशर डालेगा। लंग पे प्रेशर डालेगा तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर के ज़्यादा चांस होती है। तो हम लोग का फर्स्ट मोटो होता है गैस को किसी तरह रिलीज करवाना। वो चूँकि गैस पीछे से पास नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग रूमेन को ही पंक्चर करके और गैस को बाहर निकालने की कोशिश किए हैं और गाय को रिलीफ देना ये चीज़। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी उपचार करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ लग्जेटिव देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इस तरह का लक्षण पता करने से ही हम लोग अंतिम अंजाम पे पहुंचते हैं कि एक्चुअली गाय को क्या हो सकता है, उसी के अनुरूप हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।